हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आरसीपी कोचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना आरके सर एक नए टॉपिक और नई सब्जेक्ट के साथ लेकर आया हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक जिसका आज फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक कॉन्सेप्ट, वो आपका करवाया जाएगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है वो आएंगी, और जो हम करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है वो एग्जाम लेगी। दूसरी चीज हमने ये देखा कि उसमें जो पेपर में 5 यूनिट होते हैं उन 5 यूनिट्स के अंदर कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने पास में यूनिट फर्स्ट की ओर। उसमें बताया कि मैंने कि आपको जब भी कोई भी चैप्टर करवाया जाएगा उस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे वो पहले बताया जाएगा, उसके बाद में आपके टॉपिक से स्टार्ट किए जाएंगे। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की। और अब ये फर्स्ट यूनिट आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो एक बार देख लीजिए। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लॉगरिथमिक आपका रिलेशन, यानी लोग का रिलेशन क्या होता है। क्योंकि अपने पास कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है और हम उनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे इजी मेथड होती है आपकी लॉग वाली। आप लॉग लेकर के किसी भी चीज को जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड आप पढ़ेंगे कर्व स्केचिंग, ठीक है, स्केचिंग। और थर्ड पढ़ेंगे हम लीनियर ग्राफ्स एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स। स्लोप्स यानी लीनियर ग्राफ, जो आपके ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ प्लस स्लोप कैसे बनेंगे वो। और फोर्थ पढ़ेंगे आप अन्य क्या नाम डिफरेंशिएशन, यानी जो अवकलन वगैरह उनके बारे में। फिर पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी आंशिक जो अवकलन होते हैं उनके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन के बारे में, यानी समाकलन है उसके बारे में। और 8 में पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल्स, यानी फैक्टोरियल निकालते थे ना पहले। अगर आपने जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो समझ आएंगे, और अगर नहीं है तब भी 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि अगर फैक्टोरियल 4 हो, क्योंकि फैक्टोरियल को इससे लिखा जाता है। किसे लिखा जाएगा भाई? इससे लिखा जाएगा। तो अगर ऐसे दे रखा है इसका मतलब होता है कि 4 से स्टार्ट करना है, और 4 के पीछे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सभी नंबर किस में लिखने हैं भाई? अपने को मल्टीप्लाई में लिखने हैं। यही होता है आपका फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करना। दैट मीन 4 दे रखा है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 4 3 जा 12 है, 12 3 जा इंटू 2 जा 24। तो इसके और 24 बन जा 24। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 24 होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो आपके 10th क्लास में होते हैं, क्रम से और संचय। और लास्ट में पढ़ेंगे भाई प्रोबेबिलिटीज, आपके 10th क्लास में भी है। यानी जो चीजें इसके अंदर मैथ्स के अंदर कैलकुलस में दे रखी है वो सभी चीजें आपके 10th क्लास की भी है। साथ में जो साइंस के स्टूडेंट है जिनके 11th और 12th क्लास के अंदर मैथ्स थी उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। और बायोलॉजी के बच्चे हैं और अदर जो भी है उनके बारे में बात बता देता हूँ बेटा, कि आपने 10th क्लास में जो चीजें पढ़ी है वही चीजें इसमें है, बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो कोई बारीकी सी चेंज होगी या कैलकुलेशन जो होगी आपकी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट मीन कि जो इजी दिया करती थी आपकी कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी? हार्ड और टफ कर दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में क्या देखा है? लॉगरिथमिक रिलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई ये होता क्या है, इनके पास इनके बारे में, इनके अंदर रिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि अपने पास में अगर ऐसा आता है कि सर लॉग ए, कि सर ऐसे आ गया मेरे पास में कि लॉग एम इंटू एन की वैल्यू निकालो, लॉग में से वैल्यू जाती है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके अपने पास सबसे इजी पैटर्न ये होता है कि हम लॉग एम इंटू एन होता है वो लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्मूला में से आता है। उसके बाद दोनों की अलग अलग लॉग लेकर के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर अपने पास में हो जाए लॉग एम अपॉन एन, यानी डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो हम लिख सकते हैं उसको लॉग एम है और माइनस लॉग एन। अब कभी कभार दिक्कत होती है कि सर यहाँ पर तो प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस हो गया, इनको हम याद कैसे रखें? क्योंकि याद करने में अपने को दिक्कत होती है। तो ध्यान रखें कि अगर ऊपर नीचे होती है वैल्यू तो हमेशा माइनस आएगी, और अगर अपने पास में दोनों मल्टीप्लाई में होगी तो वैल्यू क्या आएगी? प्लस की आएगी। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता, इसके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है कि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी शॉप पर को भी सामान लेने के लिए आते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सामान तोलने वाला है, अगर आपने जितना सामान ले रहे हो वो उतना ही दिखाएगा। तो इसका मतलब तो आपके पास क्या है? फिक्स वैल्यू है, यानी आपको जितनी चीज चाहिए उतनी जो आपको चीज चाहिए थी वो आपको दुकानदार ने दे दी। या फिर और जितनी नहीं चाहिए अगर उससे कम होती है तो आप बोल देते हो, क्योंकि उसके अंदर जो मीटर होता है वो दिखाता है क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। अगर उस पर कुछ भी नहीं रखा है दैट मीन अगर वहाँ 0 है तो आपका वो क्या मीटर सही दिखा रहा है।
लेकिन अगर नेगेटिव में जा रहा है इसका मतलब वो आपको सामान कम देने जा रहा है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। अगर ऐसे भी नहीं पता करो, अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपने देखा कि आटे की चक्की होती है, वहां पर जब आप गेहूं रखने के लिए जाते हो कि ये गेहूं है, इनको आटे में चेंज कर दिया जाए, यानी गेहूं को पिसवाने के लिए, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो इस साइड में क्या रखता है, बाट वगैरह रखता है, और इस साइड में अपने गेहूं का जो भी होता है सामान, बर्तन, वो रखता है। अगर दोनों बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि सही है भाई, इतना किलो आप गेहूं लेकर के आए हो, तो वो देगा तो उतने किलो ही तोल के देगा आपको, कोई भी कम बेसी नहीं करेगा उसके अंदर। लेकिन अगर वो एक कम एक ज्यादा हो गया तो क्या बैलेंस नहीं होगा? जब तक बैलेंस नहीं होता है, ध्यान रखिए, जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक माइनस प्लस होता रहेगा, और जब बैलेंस हो जाएगा तो प्लस ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं तो प्लस आएगा, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, अपने पास लॉगरिथम जो रिलेशन है वो होता है क्या, वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है? इन द फील्ड ऑफ हाई स्टडीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस द मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथली। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप हायर एजुकेशन पढ़ते हो, जैसे 10th के बाद में आप 11th में गए, 12th में गए, तो आपके पास में थोड़ा इजी में 10 से थोड़ा सा टफ दे रखा था। लेकिन जैसे आप 11th से 12th में जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि बीएससी के जो बच्चे मैथ्स के हैं, उनके मैथ्स की बुक थोड़ी सी टिपिकल आ रही है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। जैसे आपके 11th और 12th के अंदर जो इंटीग्रेशन था आपका, वो इंटीग्रेशन क्या था? सिर्फ ओनली एक का ही था। लेकिन जैसे ही आप बीएससी में इंटर किए, बीएससी में क्या हो गया आपका? एक से ज्यादा, मतलब 2 का, 3 का, 4 का इंटीग्रेशन एक साथ आ जाएगा, यानी एक ही नंबर का आपको 3-4 बार समाकलन करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। साथ ही फंक्शन, कौन सा फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना होता है, वो आपका दे रखा होता है। तो जैसे ही आप बड़ी क्लास सोच के अंदर जाओगे तो वहां पर क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो उन कॉम्प्लिकेटेड जो आपकी कैलकुलेशन वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए क्या होता है, लोग को काम ही ले जाता है। जैसे लिखा है इसने कि इन द फील्ड ऑफ हायर स्टडीज, यानी जो आगे की पढ़ाई होती है उनके अंदर, ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है, बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, एंड लेंथली, और बहुत ज्यादा लंबी भी होती है। दैट मीन बाय यूजिंग लॉगरिथम मेथड्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल कैलकुलेशन। इसीलिए जो लॉगरिथम मेथड्स है वो क्या करती है, वो यूज किया जाता है इसको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उनको आर कन्वर्टेड यानी चेंज करने के लिए, किसमें? इनटू सिंपल कैलकुलेशन, यानी साधारण जो कैलकुलेशन होती है सिंपल कैलकुलेशन में चेंज करने के लिए, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है उनको सिंपल कैलकुलेशन में चेंज करने के लिए लोगों को काम ही लिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि लॉगरिथम रिलेशन जो होता है वो क्या करता है वो क्या करता है, अपने पास में जो कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशन होती है मैथ्स की, उनको सिंपल कैलकुलेशन में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज में क्या लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि अपने पास ऐसे एग्जांपल देंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस may be converted to simple addition and subtraction. That means multiplication and the division operations may be converted to simple addition and subtraction. कहने का मतलब ये हो गया, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला यही का है भाई। जैसे log m into n, ये कैसा है? मल्टीप्लिकेशन आ गया ना भाई। तो मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाने के लिए log m प्लस log n कर सकते हैं, और क्या करें आगे? डिवीजन क्या हो गया? log m अपॉन n। तो log m अपॉन n को हम log m माइनस log n में चेंज करके इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है मैथ्स की, वो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन के अंदर। आगे देखिए, अब यहाँ ध्यान रखना इस चीज का कि भाई मैंने यहाँ पॉइंट लगाया 1, यानी फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं 1.1 लगा देता हूँ, कहने का मतलब हो गया कि इसी हेडिंग के अंदर हेडिंग है भाई, ये इस चीज का आप ध्यान रखें। और ये एक भी लगा के चल रहा है, उसका मतलब इस हेडिंग के अंदर ये हेडिंग है और इस हेडिंग के अंदर ये हेडिंग चल रही है। ध्यान रखना, एक के अंदर एक और उसके अंदर एक, ऐसे चल रही है आपकी। अब हम पढ़ेंगे कि लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन एंड उसका नोटेशन क्या होता है। बेस नंबर देखो, ऑल द नंबर इन लॉगरिथम मेथड्स, जितने भी नंबर है किसमें? इन यानी के अंदर, लॉगरिथम मेथड के अंदर, आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ ए पॉजिटिव, यानी उनको हम जब लिखेंगे उनको किसमें लिखेंगे? पावर ऑफ ए पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नंबर के रूप में लिखेंगे। इट इज कॉल्ड एज ए द बेस नंबर। वो कैसे? एग्जांपल देख लीजिए कि मैंने मान लिया मेरे पास में ए एक्स एन आर क्या है? 3 पॉजिटिव रियल नंबर। और रियल नंबर ध्यान रखिए, जिसने पढ़ा है पहले, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सभी नंबर का पता होना चाहिए अपने पास में। नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव 1 नंबर से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इनफिनिटी की ओर ही जाएगा, वो नेगेटिव और जीरो की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा।
अगर होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर में क्या होता है कि अपने पास में जीरो से स्टार्ट होता है। वो एक बार बता दूंगा, एक बार पहले ये चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद में वो जो आपकी 3-4 चीजें हैं वो नंबर्स और नंबर्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर कहा कि ए, एक्स और एन क्या मेरे पास में 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स है, जहां पर मेरे पास में यदि ए की पावर क्या दे रखा है भाई, ए की पावर एक्स इक्वल टू एन दे रखा है, तो ये जो फॉर्म होती है अपने पास में, ये फॉर्म किसकी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर होती है। किसमें होती है भाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर होती है। जैसे ही आप इसको लॉग में चेंज करोगे तो कहने का मतलब क्या होगा बेटा कि इसका लॉग लोगे दोनों तरफ, इसका मैंने लॉग ए की पावर एक्स हो गया और ये लॉग ही एन हो गया। तो यहां अगर लॉग ए बेस लेते हो दोनों तरफ तो क्या होता है कि जो लॉग ले रहे हो उस लॉग के साथ में अगर बेस आ रहा है, बेस और उसका नंबर अगर सेम आ रहा है तो वो हट जाते हैं और अपने पास से पावर ही रह जाती है। कहने मतलब हो गया लॉग ए बेस ए की पावर एक्स, क्योंकि यहाँ ए की पावर एक्स है और ए क्या लॉग के साथ नंबर है और ए यहाँ पर क्या है, ये बेस को बता रहा है। तो कहने मतलब लॉग ए बेस ए की पावर एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एन है, तो यहाँ से एक्स रह जाएगा और ये लॉग ए बेस एन हो जाएगा। और ये ऐसे अगर हम करते हैं तो ये आपका किस में चेंज हो गया भाई, लॉग के अंदर चेंज हो जाएगा, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि log x इक्वल टू log a बेस n, और ये किस में जाएगा, लॉगरिथम फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर मेरे पास में तीन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, उसमें a की पावर x इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर दे रखा होता है, तो अगर दोनों तो उनको log में चेंज करने के लिए दोनों में log के साथ में बेस a लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि log में बेस ए आपका एक तो नंबर्स होता है, ये कुछ भी ले सकते हो, या 2 होता है 10 होता है, वो आपको बताऊंगा कि लॉग के अंदर कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं ये बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे हम आएंगे उसमें हम लॉग के बारे में बताएंगे और लॉग के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ पर 10 लेना होता है और कहाँ पर ए लेना होता है, कहाँ पर कैसे वैल्यू चेंज होती है। तो ध्यान रखें कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आपको नेचुरल लॉगरिथम फॉर्म के अंदर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। और बेस कैसे लेना है वो ध्यान रखें, डिपेंड करता है ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले के अंदर। नोट में ध्यान रखें कि इफ 1 की पावर x विल ऑलवेज बी 1, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है फॉर ऑल x के लिए, जितने x की जितनी वैल्यू उनके लिए। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर से हैविंग बेस 1 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी उनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 1 की पावर 0 दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, लॉग सॉरी 1 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो दोनों तरफ मैं लॉग लूंगा, तो लॉग क्या लूंगा भाई, ए बेस ए लेता हूं, तो यहाँ लॉग 1 भी रहेगा और ए बेस रहेगा, और यहाँ ए की पावर कितनी है, 0 है ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ बेस दोनों सेम हो गया नंबर, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगा, 0 जाएगा, और यहाँ लॉग ए बेस 1 हो जाएगा, जो अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई। तो इसका मतलब अगर 1 होते हैं उसके वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये चीज देखा, अब थोड़ा सा हम आपको बैठा करके और कुछ बता देता हूँ कि रेशनल नंबर जो नंबर्स वो क्या होते हैं भाई। देखो भाई, यहीं पर समझ लेते हैं। पहले अपने पास में एन क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव 1 से, और 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाएंगे। दैट मीन कहने मतलब है इनफाइनाइट क्या है, आपके पास में नंबर फिक्स हो जाती है, यानी अपने नंबर को पता नहीं, लेकिन ये पता है कि पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा आगे तक, कहां से जाएगा ये अपने को पता नहीं है। दैट मीन नो डिफाइन अपने पास में। तो यहां से नेचुरल नंबर निकल के आ गया। एक होता है डबल, आपको वो उसको बोलते हैं भाई होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 और इंक्लूड कर देते हैं, कहने मतलब हो गया 0, उसके बाद नेचुरल नंबर को लिख देते हैं और चलता जाएगा, तो वो क्या बचेगा अपने पास है, होल नंबर। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिए, all natural number will be whole number but all whole number cannot be natural number। कहने मतलब हो गया
कि जितने भी नेचुरल नंबर, अब यहाँ से इसके साथ में एक और कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर बट होल नंबर कैन नॉट बी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का आपका सबसेट हो सकता है बट होल नंबर आपका नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता। वो कैसे नहीं हो सकता वो देख लीजिए। किसी भी नंबर का किसी दूसरे नंबर का सबसेट होने के लिए कंडीशन होती है कि जो जिसका सबसेट होता है, ध्यान रखना भाई, यहां देख लीजिए, जो जिसका सबसेट होता है इसका मतलब ये होता है कि इसके जितने भी नंबर्स होते हैं वो इसमें होने चाहिए, लेकिन इसके नंबर का इसमें होना कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर के जितने नंबर है, जितने भी आते हैं वो सब में डब्ल्यू में होना चाहिए, लेकिन डब्ल्यू का इसमें होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू सबसेट ऑफ एन, लेकिन हमने ये देखा कि एन के जितने नंबर वो डब्ल्यू में आ रहे हैं, लेकिन डब्ल्यू का एक जीरो एक ऐसा नंबर है जो आपका नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब डब्ल्यू इज नॉट सबसेट ऑफ एन, है या नहीं? ये ध्यान रखें कि जितने भी नंबर होते हैं वो एक दूसरे के, जो नेचुरल नंबर होता है वो आपका सबसेट होता है डब्ल्यू का, लेकिन डब्ल्यू है वो आपका सबसेट नहीं होता किसका? नेचुरल नंबर का। उसका मतलब भाई आई क्या होता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है भाई? ऐसे नंबर है जो नेगेटिव इनफिनिट से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इनफिनिट की ओर जाएंगे। अगर ऐसे नंबर आ गए तो वो नंबर क्या हो गए? इंटीजर नंबर होंगे। तो यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर आपका डब्ल्यू का सबसेट होगा, यानी होल नंबर का सबसेट होगा, और होल नंबर जो होगा वो आपका इंटीजर का सबसेट ही होगा। तो यहां से अगर एन डब्ल्यू का हो रहा है सबसेट और डब्ल्यू आई का हो रहा है तो एन ऑल्सो विल बी सबसेट ऑफ आई। कहने मतलब हो गया एन क्या होगा? वो भी ऑलरेडी बिल्कुल इंटीजर नंबर का एक सबसेट ही होगा, क्योंकि जितने नंबर एन के डब्ल्यू में करे, डब्ल्यू वाले आई में करे, तो एन के क्या आई में नहीं करेगा क्या? क्योंकि एन के नंबर क्या आई में नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हो गया? एन आपका सबसेट होगा किसका भाई? आपका डब्ल्यू उसका आई का सबसेट ही हो गया। तो आज की क्लास में आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास कैसे लगी बिल्कुल कमेंट करके बताइए। कहीं पर कोई डाउट है तो डाउट बताइए कि हाँ सर ये डाउट है, इसको आप क्लियर बताएं। बिल्कुल आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट हेडिंग के साथ में चलेंगे। यही सब्जेक्ट, यही चैप्टर, बट हेडिंग टॉपिक वो थोड़ी दूसरी होगी। तो आज की क्लास के बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी आने वाला है। यूपीएसआई का बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है, यूपीएसआई बैच को देख लीजिए, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आ रखी है 30 डेट इसी महीने की 30 मई 2021 लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। एग्जाम कब होगा आई डोंट नो एंड यू आल्सो डोंट नो, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं एग्जाम कब होने वाला, क्योंकि कोरोना का जो समय, इस समय जितने भी एग्जाम है सब एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। जो आपके बीएस एग्जाम देख रहे हो उसी के अनुसार उनके एग्जाम स्थगित कर दी गई। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी थी जो पिछले जो इस साल आई थी, उसके भी एग्जाम रद्द कर दिए गए। पीटीटी एग्जाम रद्द कर दिया गया, एक बार पोस्टपोन कर दिया गया सभी एग्जाम। आईएएस का एग्जाम इतना जो आई लेवल का होता है उसका भी जो एग्जाम वो भी आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। और साथ में यूपीएस का एग्जाम होने वाला है, और सीएपीएफ जो है किसी ने फॉर्म लगाया है सीएपीएफ का, जिसका लास्ट डेट 5 तारीख थी, उसका भी एग्जाम 8 अक्टूबर है ना? हाँ 8 अक्टूबर के आसपास एग्जाम उसका, 8 अक्टूबर नहीं, 8 अगस्त के आसपास। ठीक है, तो ध्यान रखें मतलब इन्होंने एग्जाम्स का, और साथ में तैयारी रखें अपनी क्लास की। बिल्कुल आपका नंबर आएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, और आप कॉलेज के अगर आप एग्जाम दे तो कॉलेज में आपका नंबर अच्छे से बनेंगे, आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाओगे। तो मेरे नंबर मैंने बता रखे हैं कि जब भी आपको मेरे नंबर चाहिए होता है, मेरे किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक, उसमें मेरे क्या नाम नंबर दे रखे होंगे। आप वहां पर मेरे पास व्हाट्सएप या मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, पर प्लीज डोंट कॉल मी। एंड जब भी आप मैसेज, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टोटल इन्फॉर्मेशन जितना भी आपका है बायोडाटा का इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होगी। उसके बाद में आपका डाउट जितना भी हो, आप डाउट क्लियर कर, आप डाउट मेरे पास में भेजिए, क्वेश्चन भेज दिए, आपके डाउट में क्लियर किए जाएंगे। और साथ में बेटा वो इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि आप टच में रहो, हम आपके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करके रख सके, ताकि इन द फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें कॉल कर सके, ताकि हम हाँ हमारा बच्चा वहां से हमारे पास में कॉल कर रहा है
और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज क्लास के बस इतना ही।